ठीक है, ये जो लिक्विड वाले होते हैं ना वो एज अ सॉल्वेंट काम करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, सब थियरी का पॉइंट है ये सब। लोअर ईथर्स आर हाईली volatile and highly inflammable। लोअर मतलब स्टार्टिंग के जो 3-4 ईथर्स है, हाईली वोलाटाइल है। वोलाटाइल का मतलब मैंने पहले बताया है, हाँ, ये इजीली इवेपोरेट हो जाते हैं, इसका मतलब इनका इंटरमोलिकुलर फोर्स वीक है। और दे आर हाईली इन्फ्लेमेबल, बहुत ही रैपिडली दे कैच फायर। ठीक है, तो उनको कभी भी लैब में ऐसी जगह पे रखा जाता है जहां पे बर्नर वगैरह ना हो, मतलब के बर्नर से दूर। ठीक है, क्योंकि इनका बॉटल खोलते साथ ही वेपराइज होना स्टार्ट होते हैं, और अगर बर्नर के आसपास खोला तो आग लग जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, ये तो पहले भी पढ़ चुके हम लोग, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास। ये अब तक हम बहुत बार रिपीट कर चुके हैं कि बॉइलिंग पॉइंट मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड करता है। इसका मतलब जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। उसके लिए अपने बुक में एक एग्जाम्पल दिया है इनका, और लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। वो एग्जाम्पल ये है, जैसे हमारा पहला ईथर ये है डाई मिथाइल ईथर, फिर उसके बाद है इथाइल मिथाइल ईथर, और फिर उसके बाद है डाई इथाइल ईथर। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट है 248 केल्विन, इसका बॉइलिंग पॉइंट है 284 केल्विन, और लास्ट वाले का है 308। ये देखो, बॉइलिंग पॉइंट इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ रहे हैं। इधर पे 2 कार्बन है, इधर 3 है, इधर 4 है, तो इसका मतलब मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज हो रहा है, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ रहा है। यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है विथ इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास। देखो जल्दी जल्दी। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट, इसके बाद जो है पॉइंट नंबर बी, ये है पोलैरिटी एंड सोल्यूबिलिटी। तो पहले तो ये चेक करना है ईथर्स पोलर है कि नॉन पोलर। तो ईथर्स ऐसे वी शेप में होते हैं, और ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर होता है, एग्जैक्टली लाइक वाटर। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो है डेल्टा माइनस, और ये भी। तो इसका मतलब ये जो दोनों बॉन्ड्स है ये पोलर है, तो इसका मतलब ईथर्स क्या है, पोलर तो है। ठीक है, और उसके बाद ये जो ऑक्सीजन यहाँ दिख रहा है इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। sp3 ऑक्सीजन कैसे पता चलता है, 2 सिंगल बॉन्ड होने चाहिए उसके आसपास, और 2 लोन पेयर होने चाहिए, मतलब 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर, तो तब वो ऑक्सीजन sp3 होता है। और sp3 का एक्सपेक्टेड एंगल कितना होता है? हाँ
हाँ 109 डिग्रीज 28 मिनट्स, लेकिन इसका एंगल है ना 110 डिग्री आता है। ये एग्जाम में पूछा भी है कि इसका कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन का जो एंगल है वो कितना है। तो कार्बन ऑक्सीजन कार्बन का जो बॉन्ड एंगल है दैट इज 110 डिग्री। तो ये तो 109 से बड़ा हो गया। वो इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे जो दो बल्कि ग्रुप है ना ये रिपेल करते हैं। अब जब दो बल्कि ग्रुप रिपेल करेंगे तो एंगल बाहर की तरफ जाएगा, इसलिए एंगल बढ़ेगा। तो ये बल्कि ग्रुप के रिपल्शन की वजह से एंगल बढ़ता है। ओके, और इनके पास है ना डाइपोल मोमेंट बहुत ज़्यादा नहीं होता, इनका डाइपोल मोमेंट बहुत कम है, स्मॉल नेट डाइपोल मोमेंट विच इज़ अराउंड 1.18 डी बाई। वैल्यू याद नहीं रखना है, बस खाली याद रखो ज़्यादा हाईली पोलर नहीं है लोग, इनकी पोलैरिटी कम है, तो नेट डाइपोल मोमेंट बहुत छोटा है। तो हम लोग इसको ऐसा बोलते हैं कि ईथर्स आर वीकली पोलर, ये वर्ड लिखते हैं हम लोग वीकली पोलर। और इस वजह से जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ईथर्स है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ईथर्स आर स्लाइटली हायर देन दैट ऑफ अल्केन्स, अल्केन से स्लाइटली हायर है इनका बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि अल्केन पोलर नहीं होते, अल्केन नॉन पोलर होते हैं इसलिए। कौन सा इंटरमोलिकुलर फोर्स होएगा इनके अंदर? हाँ, ईथर्स के अंदर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है, और डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर नहीं है। हाँ, ये वीक इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसलिए उनका बॉइलिंग पॉइंट लो है, लेकिन अल्केन से ज्यादा है, अल्केन से ज्यादा है। इनकी पोलैरिटी इतनी कम क्यों है, कोई आंसर बता सकता है? कैंसिल कहाँ हो रहा है, वो सेम डायरेक्शन में जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में कहाँ जा रहा है? तो ऑक्सीजन की तरफ जा रहा है ना, तो ऐड होना चाहिए, तो वेक्टर ऐड होएगा ना। डाइपोल मोमेंट कैंसिल कहाँ हो रहा है, मेरे को बता, कहाँ कैंसिल हो रहा है? ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, तो दोनों सेम ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, फिर भी इनका डाइपोल कम क्यों है? क्योंकि जो ऑक्सीजन कार्बन का बॉन्ड है उसमें ध्यान से देखो, इधर पे ना अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप है ना प्लस आई होते हैं, ये भी तुम्हारा प्लस आई है। क्या करते हैं लोग, तो प्लस आई ग्रुप जब ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करने लगेगा तो पोलैरिटी कम हो जाएगी, इसलिए वो लेस पोलर है। और जो दोनों मिथाइल ग्रुप जो आसपास लगते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप पोलैरिटी को कम कर देता है, इसलिए उनका डाइपोल मोमेंट कम है, समझा? प्लस आई इफेक्ट लगता है उसमें। हो गया क्या लिख के? जल्दी लिखो। हम्म, हाँ तो वही तो मैंने अल्कोहल में ही बताया था, अल्कोहल में भी तो बताया था। अल्कोहल में मैंने क्या बोला था, ओ एच बॉन्ड इज पोलर, लेकिन जब वो अल्काइल ग्रुप प्राइमरी अल्कोहल में एक अल्काइल ग्रुप जब लगता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो ओ एच बॉन्ड की पोलैरिटी कम होने लगती है, वही होता है। सेकेंडरी अल्कोहल में पोलैरिटी और कम हो जाती है, टर्शरी में और कम हो जाती है, वही हो रहा है, वो यहाँ पे भी हो रहा है। हो गया लिखे? हाँ, नेक्स्ट पॉइंट सॉल्युबिलिटी का है, पॉइंट नंबर सी। ओके, इसमें
जो हमारे लोअर ईथर्स है दे आर हाईली soluble in water due to formation of intermolecular hydrogen bond with water. ईथर की सोल्यूबिलिटी पानी में अच्छी है, सबकी नहीं, लोअर ईथर्स, लोअर मतलब शुरू के 3-4 कार्बन वाले, बिकॉज वो लोग पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं. अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे दिखाएंगे, यहाँ पे सेंटर में हम लोग वाटर बना लेंगे और हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ना वो ईथर के ऑक्सीजन के साथ बनेगा. ईथर के ऑक्सीजन के साथ बनाएंगे, मतलब अभी जैसे यहाँ पे O है, R आ गया और यहाँ पे भी O R एंड R. सो दिस इज डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, ये डेल्टा माइनस और ये डेल्टा प्लस. ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है बिटवीन वाटर एंड ईथर. सो ईथर्स आर, जो जो ईथर पानी में सोल्यूबल है वो इसलिए सोल्यूबल है बिकॉज वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं विथ वाटर. ठीक है, देखो जल्दी. तो फिर वाटर कैसे हाईली पोलर है? सेम डायरेक्शन में कहाँ से कैंसिल होता है? हाँ तो वो थोड़ा होगा ना, वो पूरा थोड़ी कैंसिल होएगा, तो स्लाइटली कैंसिल होएगा, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि वैसा तो क्लोरोफॉर्म भी है, वैसा ही सेम क्लोरोफॉर्म में भी होता है. ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल में होता है जो वी शेप्ड है, H2S, H2O. हाँ तो वो पोलैरिटी कम करता है. मैं बोला ना मिथाइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप प्लस आई है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस लो हो जाएगा. अगर ऑक्सीजन की तरफ, तो अगर मिथाइल ग्रुप उसको इलेक्ट्रॉन देते रहेंगे तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होएगी. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होएगी तो पोलैरिटी कम होएगा. मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन देंगे ना, तो ये सेम तो मैंने अल्कोहल में भी पढ़ाया था, अल्कोहल में भी ऐसे ही होता है. हो गया क्या? ओके, इसके बाद अभी ईथर्स के रिएक्शन है. कौन सा रिएक्शन है इसके बाद, सॉरी, हाँ ये वाला टॉपिक है इसके बाद, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर. फिर से चालू हो गई बकवास. 5 मिनट है ना, 5 मिनट से ज़्यादा शांत नहीं रह सकते. मोस्ट डिफिकल्ट टास्क है तुम्हारे लिए वो, चुप बैठना. अरे कोई भी बात करो, बात तो कर रहे हो ना.
ये ईथर की बेसिक प्रॉपर्टी बताया उन्होंने कि ईथर आर न्यूट्रल कंपाउंड इन एक्वियस मीडियम, क्योंकि हमने पढ़ा है जैसे अल्कोहल एसिडिक होता है, वैसा ऐसा कुछ भी नहीं है इनका, ये लोग न्यूट्रल है, एक्वियस मीडियम में डाला तब भी न्यूट्रल है। उसके बाद बोला है दे डू नॉट रिएक्ट विद बेस, बिकॉज न्यूट्रल है तो ऑब्वियसली बेस के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे और ना एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे, ठीक है। और इनके ऊपर कोई ऑक्सीडाइजिंग रेड्यूसिंग एजेंट या एक्टिव मेटल का भी कोई असर नहीं होता, मतलब दे आर वेरी लेस रिएक्टिव, ज्यादा रिएक्टिव भी नहीं है। एंड ईथर डिजोल्व इन H2SO4। रिएक्ट करना और डिजोल्व करना अलग अलग चीज है। अगर रिएक्ट करते तो सॉल्ट बनाते, तो रिएक्ट नहीं कर रहे, वो लोग सिर्फ डिजोल्व होते हैं एसिड में, ठीक है। तो एसिड में जब डिजोल्व होंगे तो क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन है ये प्रोटोनेट हो जाएगा, बिकॉज सल्फ्यूरिक एसिड डालने के बाद वो H+ रिलीज करेगा, वह H+ इसको प्रोटोनेट करेगा एंड यू विल गेट दिस टाइप ऑफ सब्सटेंस। एक्चुअली ये टेस्ट करने के पीछे का रीजन ये होता है, ये जो टेस्ट है ना, is used to distinguish between ethers and alkanes, क्योंकि अल्केन के ऊपर H2SO4 का कोई असर नहीं होता, तो ईथर और अल्केन को डिस्टिंग्विश करने के लिए ये टेस्ट करते हैं। नहीं लिख रही है, बस कोई भी बुक में लिखो, घर पे आके चिपका दो। हो गया, जल्दी लिखो। ओके, इसमें एक रिएक्शन है अभी,
और ये बोर्ड्स में रिएक्शन आया है, रिएक्शन इन्वॉल्विंग अल्काइल ग्रुप ऑफ ईथर, एक ही रिएक्शन है इसमें, और ये रिएक्शन एनसीईआरटी में नहीं है, सिर्फ अपने बुक में दिया है, और ये बोर्ड्स में पूछा था। उसका नाम है फॉर्मेशन ऑफ पेरोक्साइड, ईथर का पेरोक्साइड बनाना है हमारे, ध्यान दो इधर। ईथर का पेरोक्साइड बनाने के लिए एक ही एग्जांपल दिया इन्होंने, डाइथाइल ईथर। ये डाइथाइल ईथर का ऑक्सीडेशन करवाना है इन प्रेजेंस ऑफ एयर। ऑक्सीडेशन करने से पेरोक्साइड बनता है। तो कैसे बनता है बताता हूं। ये जो अल्फा कार्बन है, जो ऑक्सीजन को अटैच है, वो अल्फा है। तो अल्फा कार्बन पे ये O2 ऐड होता है और ये प्रोडक्ट ऐसा बनता है, CHOOH। ये CH2 था ना, यहां पे ऐसे पेरोक्साइड ऐड होता है, और ये तब होता है जब ईथर इज इन लॉन्ग कॉन्टैक्ट विथ एयर। एयर से ऑक्सीडेशन हो रहा है ये, तो एयर क्या करता है, ईथर को ऑक्सीडाइज करता है। ये वाला ईथर गैस नहीं है, डाई इथाइल ईथर इज अ लिक्विड। इसका बॉटल आता है लिक्विड का, तो अगर हमने इसको एयर में ऐसे छोड़ दिया तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा और ये पेरोक्साइड बन जाएगा। इसको बोलते हैं पेरोक्साइड ऑफ डाई इथाइल ईथर। और ये बोर्ड्स में 2 मार्क्स के लिए आया। रिएक्शन इन्वॉल्विंग अल्काइल ग्रुप, तो अल्काइल ग्रुप ही है ना ये इथाइल, तो अल्काइल ग्रुप का ऑक्सीडेशन हो गया वहां पे बाय यूजिंग एयर। क्या हुआ? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, नहीं, यही दिखाता है, सिर्फ यही है, एक ही है उसमें, क्योंकि लोग ज्यादा रिएक्टिव नहीं है। ये तो एंट्रेंस एग्जाम में पूछते हैं। अब जैसे हम लोग ने अल्कोहल में किया था रिएक्शन इन्वॉल्विंग ब्रेकिंग ऑफ COH बॉन्ड, वैसे ईथर में हम लोग कर रहे हैं रिएक्शन इन्वॉल्विंग ब्रेकिंग ऑफ CO बॉन्ड। अब यहाँ पे 2 CO बॉन्ड है, बीच में ऑक्सीजन है, आसपास में 2 कार्बन है, तो उसमें जो भी रिएक्शन अभी करने वाले हैं उसमें कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड तोड़ना है। पहला रिएक्शन है रिएक्शन विथ हॉट डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड वाला रिएक्शन जेई नीट में भी आ चुका है ये। इसमें 2 तरीके के रिएक्शन होते हैं। पहला होता है विथ सिमेट्रिकल ईथर। अब सिमेट्रिकल ईथर क्या होता है पढ़ाया है मैंने, जिसके दोनों अल्काइल ग्रुप सेम होते हैं। अब सिमेट्रिकल ईथर में ये जो रिएक्शन है इसका क्या बनेगा, ध्यान दो इधर। तो मुझे लिखना है ROR, और हाइड्रोलाइसिस हो रहा है तो वाटर ऐड करना है, और एरो पे लिखना है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और हीटिंग। अब सुनो इधर, जब
कोई भी एक बॉन्ड टूटेगा कार्बन ऑक्सीजन का, ये डेल्टा माइनस और ये डेल्टा प्लस हो जाएगा। वैसे यहां से बॉन्ड टूटेगा, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, ये O माइनस जो है इसके साथ H प्लस जाएगा, अल्कोहल बनेगा, और इस R के साथ ये OH जुड़ेगा। मतलब मुझे एक्चुअल में 2 मोल अल्कोहल मिलेंगे, 2ROH। और ये दोनों ROH सेम ही होंगे क्योंकि दोनों साइड में अल्काइल ग्रुप सेम है, सिमेट्रिकल ईथर है। सिमेट्रिकल ईथर गिव्स यू सेम टाइप ऑफ अल्कोहल। इसका एग्जांपल इधर ही लेते हैं, CH3O CH3 प्लस वाटर, सेम कंडीशन, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो बॉन्ड ब्रेक होने के बाद 2 मोल ऑफ CH3OH मिलेगा। कोई भी बॉन्ड ब्रेक हो सकता है बिकॉज दोनों साइड में सेम अल्काइल ग्रुप है, डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, और ये बॉन्ड से ये डेल्टा प्लस और ये डेल्टा माइनस। तो यहाँ पे आंसर आएगा मिथेनॉल, मिथेनॉल बनेगा इधर, फ्रॉम मिथॉक्सी मिथॉक्सी मीथेन या डाइमिथाइल ईथर लिख दो। और नेक्स्ट एग्जांपल, अगर हमने डाई इथाइल ईथर ले लिया तो फिर क्या बनेगा, लिख दो इधर, कंप्लीट करो उसको। अब इसके बाद अनसिमेट्रिकल आएगा, बट पहले सिमेट्रिकल करो। आ गई नींद? होते ही रहे। तेरे आंखों में सब दिख रहा है, कितना बैठा है और कितना सो रहा है। तूने स्किल डेवलप किया एक नई। हाँ, दिखता है वो फुल नशे में बैठा है। हो गया लिखे? कौन सा अल्कोहल बनेगा इधर? सो इधर बनेगा 2 मोल्स ऑफ इथेनॉल। तो फ्रॉम इथॉक्सी इथेन इथेनॉल बनेगा ये। अभी यही सेम हम लोग अनसिमेट्रिकल ईथर के साथ करेंगे, वहां भी अल्कोहल ही बनने वाला है, बट 2 सेम अल्कोहल नहीं बनेंगे, डिफरेंट बनेंगे बिकॉज अल्काइल ग्रुप डिफरेंट है। ठीक है, हो गया? बाकी है उसका बाकी है। हाँ, विथ अनसिमेट्रिकल ईथर। अनसिमेट्रिकल ईथर का जनरल रिएक्शन ROR डैश, सेम कंडीशन आएगा, डाइल्यूट H2SO4, बट यहाँ पे सेम अल्कोहल नहीं आएगा। मान लो ये बॉन्ड टूटा, फिर यहाँ से डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, तो अपने को मिलेगा ROH प्लस R डैश OH। 2 डिफरेंट अल्कोहल आएंगे। ये CET में भी आया है इसी साल। तो अब इसमें मिक्स्ड ईथर लेना पड़ेगा। तो मिक्स्ड ईथर लेने पे कौन सा अल्कोहल मिलेगा? एक अल्कोहल मिलेगा मिथेनॉल और दूसरा वाला मिलेगा
इथेनॉल। तो ये तो अपना मिथॉक्सी इथेन है, या इथाइल मिथाइल ईथर लिख दो, और इससे दो डिफरेंट अल्कोहल मिलेंगे, मिथेनॉल एंड इथेनॉल। तो हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईथर गिव्स यू अल्कोहल। ईथर के हाइड्रोलाइसिस से अल्कोहल मिलता है, बट अगर सिमेट्रिकल ईथर रहेगा तो सेम अल्कोहल्स मिलेंगे 2 मोल्स में, और अगर अनसिमेट्रिकल ईथर रहेगा तो डिफरेंट अल्कोहल्स आएंगे। एक एग्जांपल इसमें और ऐड कर रहा हूं, ये भी अनसिमेट्रिकल ही है। इधर सुनो सब लोग, ध्यान दो, ये एनिसोल है, बट ये भी अनसिमेट्रिकली है, बिकॉज यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे फिनाइल है। अब है ना, यहाँ पे कोई भी बॉन्ड ब्रेक नहीं हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, इधर ऐसा नहीं है, इधर ये वाला बॉन्ड ही टूटेगा, ये बॉन्ड नहीं टूटेगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि ये जो ऑक्सीजन और ये रेवेंजीन रिंग जो है, इनके बीच में रेजोनेंस होता है। अरे फिनॉक्साइड आयन मालूम है ना गधो। हाँ, तो ये ऑक्सीजन और इसमें अगर रेजोनेंस होएगा तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, ये बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है, एरोमेटिक रिंग और ऑक्सीजन का बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है, ये नहीं टूटेगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, समझा। अब ये बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पे डेल्टा माइनस, हाँ, तो ये फिनॉल बन जाएगा, क्योंकि यहाँ से H प्लस आएगा ना, H प्लस इधर जुड़ेगा, और जो OH माइनस है वो CH3 पे जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ प्रोडक्ट क्या आएगा, फिनॉल और मिथेनॉल आएगा। तो एक तो बनेगा फिनॉल और दूसरा मिथेनॉल, CH3OH। सो दिस इज एनिसोल, मिथॉक्सीबेंजीन, फिनॉल एंड उसके साथ मिथेनॉल बन रहा है। ठीक है, अभी इसके बाद भी याद रखना, एक और रिएक्शन आने वाला है जहां पे मैं यूज करूंगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक नहीं करना है, ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है, ये स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है, ये बॉन्ड वीकर है, ये वाला बॉन्ड टूटेगा इन केस ऑफ एनिसोल। एनिसोल में यही बॉन्ड टूटेगा, ये नहीं टूटेगा, बिकॉज एनिसोल के बहुत सारे रिएक्शन है आगे। और तो ये था हाइड्रोलाइसिस, इसके बाद है PCl5 का रिएक्शन है, प्रीवियस चैप्टर में था PCl5। हो गया, किसका पेन है, हो गया, चेंज करूं। नंबर 2, रिएक्शन विथ PCl5। अब PCl5 जब भी यूज करते हैं तो प्रोडक्ट हमेशा अल्काइल क्लोराइड ही बनेगा। वे मैं जब भी PCl5 यूज करेंगे क्लोरीन का सब्सटीट्यूशन होना है, अल्काइल क्लोराइड बनेगा। अब यहाँ पे ईथर का एक नहीं, दोनों बॉन्ड टूटेगा, चाहे वो सिमेट्रिकल हो या अनसिमेट्रिकल। अगर हम इसमें PCl5 ऐड करते हैं, ध्यान दो इधर, अभी दोनों बॉन्ड ब्रेक होने वाला है, मतलब एक Cl इसके साथ और एक इसके साथ अटैच होगा, मतलब टोटल मिला के मुझे 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे अल्काइल क्लोराइड के, और बाय प्रोडक्ट होगा POCl3। POCl3 कहाँ से आया, ये PO और इधर पे 3 Cl बचा, ये मैंने पिछले बार भी बताया था कि इसका बाय प्रोडक्ट POCl3 होता है। अब ये सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल कोई भी हो, तुम्हारे को अल्काइल हैलाइड ही बनाना है, मतलब अल्काइल क्लोराइड बनाना है। जैसे अगर
पहला वाला मान लो सिमेट्रिकल है, फॉर एग्जांपल ये सिमेट्रिकल ईथर है और इसमें हमने PCl5 डाल दिया, तो फिर यहाँ पे दोनों सेम अल्काइल क्लोराइड मिलेगा, सेम। ओके, इसका नाम मिथाइल क्लोराइड या फिर क्लोरोमीथेन। और अगर हमने डिफरेंट अल्काइल ग्रुप लिए, मतलब अनसिमेट्रिकल ईथर लिया और उसमें PCl5 ऐड किया, तो इस बार दो सेम अल्काइल हैलाइड नहीं मिलेगा, डिफरेंट आएगा। इसका नाम मिथॉक्सी ईथेन, दिस इज क्लोरोमीथेन और ये क्लोरो ईथेन। तो PCl5 का रिएक्शन एग्जाम में आ चुका है। PCl5 का रिएक्शन ईथर के साथ, तो याद रखो दोनों बॉन्ड ब्रेक करना है, सेम अल्काइल ग्रुप होंगे तो 2 मोल्स ऑफ अल्काइल हैलाइड सेम आएगा, और अगर डिफरेंट अल्काइल ग्रुप होंगे तो 2 डिफरेंट अल्काइल हैलाइड मिलेगा। तो POCl3 अल्काइल क्लोराइड बनाता है, ये अपन ने प्रीवियस चैप्टर में भी किया है, PCl3 PCl5 इस चैप्टर में भी था अभी एक लेक्चर पहले। हाँ, तो PCl5 का सेम रोल है, अल्काइल क्लोराइड बनाता है वो, ठीक है। अब जो रिएक्शन आने वाला है ये इस चैप्टर का, मतलब ईथर का सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला रिएक्शन है। हो गया? हो गया ना? तेरे को इतनी क्या सर्दी है, 2 दिन से तू इनहेलर लेके घूम रहा है। वो एडिक्शन है, तेरे को पता है क्या? इनहेलर जब भी मन करे फुल नशा। अरे वो सच में ऐसा ही है, ज्यादा यूज किया ना तो उसकी, हाँ वो नशा ही है, वो नशा है, बिकॉज वो बार बार अपने को ऐसा लगता है हाँ, वो लग चुका है तुझे नशा, वाइटनर का रिप्लेसमेंट है। सस्ता नशा नहीं है वो, महंगा है। ओके, ये रिएक्शन ईथर्स में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ऑलमोस्ट हर साल ये क्वेश्चन होता है। रिएक्शन विथ हॉट कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, अब इधर जो एसिड की बात चल रही है, वो ये वाले एसिड्स हैं, HCl, HBr एंड HI, और इनका हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी पढ़ा है। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी? हाँ, अब
जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में वो HI है। HI का रिएक्शन पूछा जाता है बिकॉज वो मोस्ट रिएक्टिव है यहाँ पे। तो हम लोग HI के साथ ही करने वाले हैं सारा रिएक्शन, ध्यान देना इधर अभी। तो बेसिकली रिएक्शन ऐसा है कि अगर आपके पास ईथर है और उसमें आपने HI ऐड किया, ध्यान देना इधर। अब जो HI है वो तो एक एसिड है ना ये, तो ये H+ रिलीज करेगा। अब यहां से अगर मान लो ये बॉन्ड टूटा, डेल्टा माइनस और डेल्टा प्लस, तो ये जो H+ निकलने वाला है और I- जो निकलने वाला है, H+ तो ये O पे जाएगा, मतलब क्या मिलेगा मेरे को, अल्कोहल मिलेगा, और दूसरे वाले का बन जाएगा अल्काइल आयोडाइड। मतलब एक अल्काइल ग्रुप का बनेगा अल्काइल हैलाइड और दूसरे वाले का बनेगा अल्कोहल, ये तो फिक्स है। अब ये रिएक्शन में एक और चीज ऐड होती है, एग्जाम में कभी कभी लिख के ऐसा आता है, व्हाट इज द एक्शन ऑफ एक्सेस ऑफ HI। अब जब एक्सेस ऑफ HI बोला तो एक से ज्यादा मोल लगेंगे, मतलब 2 मोल लगेंगे। अब क्या होगा जब एक्सेस लिख के आया, तो अब ये जो अल्कोहल बना है ये सेकेंड स्टेप में रिएक्ट करेगा उस HI के साथ जो आपने एक्सेस में डाला है। अब जब ये एक्सेस में रिएक्ट करेगा तो यहां से वाटर निकलेगा, यहां से वाटर निकलेगा, और वाटर निकलने के बाद आपका जो सेकेंड मॉलिक्यूल है वो भी अल्काइल आयोडाइड ही आने वाला है, अल्काइल आयोडाइड प्लस H2O। तो 2 स्टेप में करने के लिए एक्सेस लिखा होना जरूरी है। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, बट तुम्हारे बुक में ऐसा दिया नहीं है, प्रीवियस सिलेबस में ऐसा था। कैसा लिख सकते हैं इसको, ROR प्लस 2HI, 2HI मतलब 2 मोल। अब 2 मोल मतलब ये एक्सेस हो गया, समझा क्या, 2 मोल मतलब ये एक्सेस हो गया। अब इसके बाद आपको डायरेक्टली क्या बनाना है, आपको बनाना है 2 मॉलिक्यूल अल्काइल आयोडाइड के, समझा क्या, प्लस H2O, प्लस H2O, इस तरीके से चलेगा ये। तो ऐसा भी लिख सकते हैं, बट तुम्हारे बुक में ऐसा दिया है तो ऐसा ही याद रखो, क्योंकि मैं इसका मैकेनिज्म भी सिखाने वाला हूं। तो पहले स्टेप में एक अल्कोहल और एक अल्काइल आयोडाइड बनेगा, मतलब अल्काइल हैलाइड बनेगा। दूसरे स्टेप में अल्कोहल का फर्दर रिएक्शन होगा, इसका नहीं होगा, ये ऐसे ही रहेगा। इसका फर्दर रिएक्शन होके वाटर एलिमिनेट होगा और वो भी अल्काइल आयोडाइड ही बनेगा। अब देखो ये सिमेट्रिकल ईथर में कोई इशू नहीं होने वाला है, बिकॉज दोनों साइड में सेम ग्रुप है। बट जब ये अनसिमेट्रिकल में आएगा ना, तब अपने को वहां पे कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक है। अभी सिमेट्रिकल का मैं एग्जांपल बताता हूं, पहले ये लिख लो जल्दी से। इसका एग्जांपल लिखना है, मिथेनॉल का एग्जांपल लिखो, मिथेनॉल का, ये मिथेनॉल बोल रहा हूँ, सॉरी, डाइमिथाइल ईथर, डाइमिथाइल ईथर ले लो, कंप्लीट करो रिएक्शन जल्दी। डाइमिथाइल ईथर, इधर भी CH3 इधर भी CH3, हाँ हाँ दोनों स्टेप करना है, दोनों स्टेप करना है। क्या बनेगा फर्स्ट स्टेप में, मिथेनॉल, अरे गधो तुम बैठो ना जरा, एंड मिथाइल आयोडाइड, ये 2 प्रोडक्ट बनेंगे अगर हम लोग डाइमिथाइल ईथर लेंगे तो। पहला स्टेप है ये, अभी सेकंड स्टेप भी करना है, मिथेनॉल एंड आयोडो मीथेन। अब सेकंड स्टेप में मिथेनॉल का रिएक्शन एक्सेस ऑफ HI के साथ, तो फिर यहां से वाटर एलिमिनेट करना है और वापस से हमारे को CH3I मिलेगा विथ वाटर।
अगर एक्सेस वर्ड नहीं लिखा है तो एक ही स्टेप करने का और सिर्फ अल्कोहल और अल्काइल हैलाइड बना के छोड़ देना है, अगर एक्सेस वर्ड नहीं लिखा है। लेकिन नॉर्मली एक्सेस लिख के आता है, उधर पे क्वेश्चन में लिखा ही होता है ऐसा कि रिएक्शन विद एक्सेस ऑफ HI। तो जब एक्सेस लिख के आएगा तो 2 मोल की जरूरत पड़ेगी, पहले मोल से ये बनेगा और दूसरे मोल से अल्कोहल वापस अल्काइल हैलाइड बन जाएगा। अभी अनसिमेट्रिकल वाला ज्यादा पूछा जाता है इसमें, क्योंकि अनसिमेट्रिकल में कौन अल्कोहल बनेगा और कौन अल्काइल हैलाइड बनेगा वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये जो रिएक्शन हम लोग अभी देख रहे हैं, ये वाला जो रिएक्शन है ये एक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है, क्योंकि ये आई ने इस पे अटैक किया है। दिस इज न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल का सब्सटीट्यूशन हुआ इधर, तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन है। तो अभी सब अनसिमेट्रिकल इथर आएगा ना, तो उस टाइम पे देखना पड़ेगा कि कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करेगा, SN1 या SN2। ठीक है, हो गया क्या इतना? अभी ध्यान देना, इधर अनसिमेट्रिकल वाला ही सबसे मेन पार्ट है इसमें। विथ अनसिमेट्रिकल ईथर, वो सिमेट्रिकल था इसके पहले। ओके, इधर देखो, अभी पहले जनरल रिएक्शन समझ लो। अगर मैंने अनसिमेट्रिकल ईथर लिया और उसमें पहले 1 मोल ऑफ HI डाला, 1 मोल ऑफ HI, तो अब ऑब्वियस सी बात है कि दोनों में से एक अल्काइल ग्रुप छोटा होगा और एक बड़ा होगा। बड़ा मतलब जिसमें ज्यादा कार्बन होंगे, और छोटा वाला जिसमें कम कार्बन। तो हम लोग लिख देते हैं कि ये वाला स्मॉलर अल्काइल ग्रुप है और ये वाला लार्जर अल्काइल ग्रुप है, ऐसे जस्ट अज्यूम कर लेते हैं फिलहाल। तो जैसे हमको पता है कि ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है, बराबर है कि नहीं? अभी ये ना न्यूक्लियोफाइल, तो यहां पे फॉलो होता है SN2। अगर SN2 फॉलो हो रहा है तो जो आपका न्यूक्लियोफाइल है I-, इट अटैक्स द कार्बन एटम विथ लेस स्टेरिक रिपल्शन। कौन होगा वो? स्मॉलर वाला। मतलब हमेशा स्मॉलर वाले का बनेगा अल्काइल हैलाइड और बिगर ग्रुप का बनेगा अल्कोहल। बिकॉज SN2 फॉलो हो रहा है तो ये न्यूक्लियोफाइल हमेशा उस कार्बन पे अटैक करेगा जो स्मॉलर है। मतलब बॉन्ड कहां से टूटेगा? यहां से, समझा गया? बॉन्ड इधर से टूटेगा, ये डेल्टा प्लस और ये डेल्टा माइनस, तो ये है आपका इलेक्ट्रोफाइल और ये आपका न्यूक्लियोफाइल, ये इस पे अटैक करेगा बिकॉज ये SN2 फॉलो करता है। जो लास्ट मैकेनिज्म बचा है ना, वो इनका ही है, अभी सिखाऊंगा इसके बाद। अच्छा, अब वहां पे अल्कोहल बन गया वो। ये अल्कोहल अगर एक्सेस में होगा HI के साथ तो फिर ये फर्दर रिएक्ट करेगा और फर्दर रिएक्ट करके ये भी अल्काइल आयोडाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी अल्काइल आयोडाइड बनेगा। सो इट इज अल्काइल आयोडाइड प्लस H2O। सेकेंड स्टेप में कोई इशू नहीं है। सेकेंड स्टेप तो अपने को मालूम है कि जो अल्कोहल बना है वो फर्दर अल्काइल आयोडाइड बनने वाला है। कॉन्सेप्ट इधर है, SN2 फॉलो करना है पहले स्टेप में, क्योंकि यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल है उसका बैक साइड अटैक होता है। ओके, और बैक साइड अटैक का मतलब है कि वो उसी कार्बन पे अटैक करेगा जहां पे स्टेरिक रिपल्शन कम है। तो अगर इसका एग्जांपल लेंगे तो वही इथाइल मिथाइल ईथर ले लेते हैं, और क्या, C2H5 विथ HI। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा? कहां से बॉन्ड टूटेगा? ये वाला बॉन्ड टूटेगा, डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, और यहां से आपका ये प्लस और ये माइनस, ये न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल अटैक्स दिस कार्बन, I इस पे अटैक करेगा तो तुमको मिलेगा CH3I और उसके साथ मिलेगा C2H5OH, बराबर। दिस इज आयोडो मीथेन एंड दिस इज इथेनॉल। ठीक है, और फिर सेकेंड स्टेप क्या होएगा? सेकेंड स्टेप में हाँ, वो जो अल्कोहल है इट रिएक्ट्स विथ सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ HI वाटर एलिमिनेट हो गया और अपने को प्रोडक्ट मिलेगा, इथाइल आयोडाइड आ जाएगा।
दैट इज आयोडो इथेन। तो इसका मतलब जब भी दो डिफरेंट ग्रुप्स होंगे, हमेशा स्मॉलर ग्रुप का अल्काइल हैलाइड बनाना है और बिगर ग्रुप का अल्कोहल बनाना है। एक एग्जांपल और दे रहा हूं मैं, हो गया क्या ये वाला? वाह, ये एग्जांपल लिखो अभी। करो कंप्लीट। इसका नाम क्या है? इथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर है ये, कल के रिएक्शन में करवाया था। इथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर या 2 इथॉक्सी प्रोपेन। 2 मोल HI ऐड करो उसमें। नहीं मतलब लाइफ में कैसा है ना, बहाने देना बहुत इजी होता है, एक्सक्यूजेस, लेकिन मेहनत करने के लिए पीछे हटते हैं। लिखने वाला तो लिख रहा है ना, रफ बुक में लिख रहा है, पेज पे लिख रहा है, कहीं ना कहीं तो लिख रहा है ना? क्या देखूं मैं, कुछ नहीं देखने का मेरे को। नहीं नहीं, पेज निकालने कौन बोला, उसी पे लिख। अरे फिजिक्स से हो, अभी तो ना, तो क्या हुआ, इतना सिंसियर कब से हो गया तू? वो होशियारी का झाड़ है। बाकी लेक्चर में तो तू ही सोया रहता है पहले। हाँ, पता है आपको। हाँ, लिखने के बहाने नहीं ढूंढते, ना लिखने के बहाने ढूंढते। क्या? तो गाना गा यार। तू गा, वो नाचेगा। हो गया लिख के? हाँ सही है। यहाँ पे 2 क्यों एक्सेस बताने के लिए? क्या? आपने 2 एक्स्ट्रा लेने बोला ना, क्यों? नहीं नहीं, 2 क्यों, 2 मोल मतलब एक्सेस। तो ये दोनों मोल एक साथ रिएक्ट नहीं करते, पहले फर्स्ट मोल रिएक्ट करता है, फिर सेकंड मोल रिएक्ट करता है। हाँ। सही है। हाँ तो एक साथ 2 नहीं ऐड करना है। सुनो इधर, एक साथ 2 मोल्स HI नहीं ऐड करना है, क्योंकि ये रिएक्शन में पहले पहले अल्कोहल बनता है, देन अल्कोहल फर्दर रिएक्ट करता है। अभी ये तो मैंने आपको इसलिए बताया था कि ऐसा प्रीवियस सिलेबस के टेक्स्ट बुक में लिखा था, ठीक है, गलत नहीं है, बट इधर पता नहीं चलता कि बीच में अल्कोहल बन रहा है। इधर पे डायरेक्टली समझ में आता है कि सिर्फ अल्काइल आयोडाइड बना 2 मोल, वो तो हमारा भी बन रहा है, इधर एक और इधर एक बन रहा है। देखो अगर ये दोनों रिएक्शन को मैं ऐड करूंगा ना, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, राइट और लेफ्ट का सेम चीज कैंसिल होता है, ये और ये कैंसिल हो गया, इधर पे इथर बचा, HI और HI कितना हो गया, 2HI, RI और RI ये भी 2, ये बराबर है। बट ये अल्कोहल जो बन रहा है ना, ये इस वाले में पता ही नहीं चलता है, इसलिए हम लोग ऐसा लिखते हैं, बिकॉज अल्कोहल बनता है पहले, बाद में उसका रिएक्शन होता है HI के साथ, तो अपने को ऐसा ही लिखना चाहिए, ये वाला ज्यादा करेक्ट फॉर्म है। तो अल्कोहल बनाना ही है जब भी अपन लिखेंगे इसको, ठीक है। तो इसमें बड़ा ग्रुप आपका आइसोप्रोपाइल है, तो बड़े वाले ग्रुप का तो अल्कोहल बनेगा, CH3 CH CH3OH, और जो आपका इथाइल ग्रुप है उस पे आयोडाइड का सब्स्टिट्यूशन होएगा। लिखा क्या सबने? ये इथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर है, और इसका नाम क्या है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल।
या प्रोपेन टू ओल, और ये आयोडो। और नेक्स्ट स्टेप क्या होएगा, अल्कोहल जो है ना, इसका भी आयोडाइड बन जाएगा। हाँ कौन सा, हाँ 2-इथॉक्सी-प्रोपेन, बराबर है। 2-इथॉक्सी-प्रोपेन उसका आईयूपीएसी नेम है, और ये आपका आइसोप्रोपाइल आयोडाइड। या फिर 2-आयोडोप्रोपेन लिख सकते हैं। इसका नाम 2-इथॉक्सी-प्रोपेन है, 1 2 एंड 3, ये 2 पे इथॉक्सी है, आईयूपीएसी नेम 2-इथॉक्सी-प्रोपेन। ठीक है, और ये मैंने कॉमन नेम लिखा है एक्चुअली, इथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर। अब इसमें एक स्पेशल केस है जो 4 मार्क्स का, ऑब्वियसली नीट में 4 मार्क्स के लिए पूछते हैं, तो नीट में 4 मार्क्स के लिए आया है ये। अब इस पे ध्यान देना, अब ये जिसको याद रहना एग्जाम में वही सही करेगा। स्पेशल केस ये है कि इफ वन ऑफ द अल्काइल ग्रुप is tertiary, then tertiary alkyl halide is formed through ये एक्सेप्शनल केस है। अगर अनसिमेट्रिकल ईथर में 2 डिफरेंट अल्काइल ग्रुप है और उसमें से एक टर्शरी वाला ग्रुप है, तो टर्शरी जब होगा तो SN2 फॉलो नहीं होएगा। अब क्यों ऐसा हो रहा है, उसका लॉजिक क्या है उसके पीछे, बिकॉज टर्शरी ग्रुप में अगर CO बॉन्ड टूटेगा तो टर्शरी कार्बोकेटायन बनेगा, और जब कार्बोकेटायन बनता है तो SN2 फॉलो नहीं होता, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक्स दी टर्शरी कार्बन, तो वहां पे जो प्रोडक्ट है, मतलब टर्शरी वाले का अल्काइल हैलाइड बनने वाला है इस बार, मतलब बड़ा ग्रुप अल्काइल हैलाइड बना रहा है और छोटे वाले ग्रुप का अल्कोहल बनेगा। और ये तो एक ही एग्जांपल है जो सबसे फेमस है, एनसीईआरटी में हर बुक में दिया हुआ है, एंड दैट इज टर्शरी ब्यूटाइल और उसके साथ मिथाइल ईथर, ये वाला टर्ट ब्यूटाइल मिथाइल ईथर, ये वही ईथर है जिसमें एक ग्रुप टर्शरी है। अच्छा, जब तक दोनों में से कोई एक ग्रुप टर्शरी ना हो तब तक SN1 फॉलो नहीं होगा, SN2 ही फॉलो। अभी देखो यहाँ पे टर्शरी जाके कौन सा था, सेकेंडरी, तब भी तो मैंने SN2 ही लगाया ना, तब भी मैंने SN2 ही लगाया है। SN1 कब लगेगा, दोनों में से एक ग्रुप टर्शरी होना ही चाहिए, तो ये टर्शरी है। तो अब अगर मैं इसमें HI ऐड करता हूं तो ये प्लस और ये माइनस, ये मेरा न्यूक्लियोफाइल है, बॉन्ड यहां से टूटेगा और कार्बन पे प्लस आएगा, आएगा प्लस, कार्बोकेटायन है ये, कौन सा कार्बोकेटायन है ये, हाँ, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक्स दी टर्शरी कार्बोकेटायन, तो इस बार अल्काइल हैलाइड जो मिलेगा ना वो टर्शरी वाला मिलेगा, टर्ड ब्यूटाइल आयोडाइड, एंड उसके साथ बनेगा मिथेनॉल। तो यहाँ पे कौन सा मैकेनिज्म फॉलो हुआ, SN1 टर्ट ब्यूटाइल मिथाइल ईथर, और यहां से क्या मिल रहा है, टर्ट ब्यूटाइल आयोडाइड, एंड उसके बाद मिल रहा है मिथेनॉल। वो मिथेनॉल का फर्दर रिएक्शन तुम करो अभी सेकेंड स्टेप, बट ये वाला स्टेप ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी ये मैं मैकेनिज्म में सिखाता हूँ, इसका मैकेनिज्म है अभी। अब जिसको ये पॉइंट नहीं याद रहेगा वो वही करेगा, छोटे वाले ग्रुप का अल्कोहल ना, छोटे वाले ग्रुप का अल्काइल हैलाइड और बड़े वाले ग्रुप का अल्कोहल बना के आएगा, बट नहीं है, ये एक्सेप्शनल केस है। ओए बद्री,
क्या जरूरत है कि निकालने? पता है मुझे। टाइम देखने से क्या होगा, टाइम जल्दी जाएगा। क्या? क्या? उसका पढ़ाई छोड़ के बाकी सारी चीजों में टाइम पास हो। ओके, इसका मैकेनिज्म है अभी, एंड मैकेनिज्म वही 3 स्टेप का है वापस से। एंड स्टेप नंबर 1 प्रोटोनेशन ऑफ ईथर है वापस से। अब ये प्रोटोनेशन क्यों हो रहा है? बिकॉज अपन HI ऐड कर रहे हैं, HI भी एसिड होता है, H प्लस रिलीज करता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वही इथाइल मिथाइल ईथर लेके बताता हूँ कैसे करना है मैकेनिज्म, ध्यान दो। तो पहला स्टेप इज CH3O CH2 CH3, और यहाँ पे अपन ने HI ऐड कर दिया, इधर ध्यान दो। अब जैसे ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर होता है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, यहां से H प्लस ले लेगा, प्रोटोनेट हो जाएगा, और ये लिविंग ग्रुप निकल जाएगा यहाँ से। अबे हैलोजन लिविंग ग्रुप होता है I माइनस, तो फिर यहाँ पे मिलेगा क्या, CH3O H आएगा प्लस का चार्ज, CH2 CH3 प्लस I माइनस, ऐसा कुछ मिलेगा। सेकेंड स्टेप इज न्यूक्लियोफिलिक अटैक, बैक साइड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, वो सेकेंड स्टेप है। तो स्टेप नंबर 2 में हमको लिखना है बैक साइड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। कौन है हमारा न्यूक्लियोफाइल? आयोडाइड है, I माइनस, ठीक है। अब बैक साइड अटैक में ना I माइनस लिखेंगे, और उसके बाद वो बाकी का ग्रुप लिखेंगे, CH2 CH3। अभी जिनको थोड़ा बहुत याद है कि जब SN2 होता है देयर इज अ साइमल्टेनियस बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन। अब साइमल्टेनियस बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन यहाँ पे होने वाला है, तो क्या होगा, अब SN2 में वो लेस बल्कियर ग्रुप पे अटैक करता है, मतलब आयोडाइड अटैक करेगा इधर। जैसे ही यहाँ पे अटैक करेगा, इनका बॉन्ड फॉर्मेशन स्टार्ट होगा, ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा तो अल्कोहल निकलेगा वहां से, और इन दोनों का बॉन्ड बनेगा तो क्या मिलेगा, CH3I प्लस CH3 CH2OH। तो ये स्टेप्स SN2 है, समझा क्या? अभी ये इस पे अटैक करेगा, इधर से बॉन्ड ये टूट गया, ये टूटा तो उधर पे इथेनॉल निकल गया, और ये बन गया मिथाइल आयोडाइड। इसलिए हम बोल रहे थे कि छोटे वाले ग्रुप का अल्काइल हैलाइड और बड़े वाले ग्रुप का अल्कोहल बनेगा। अब ये तो हो गया आपका 2 स्टेप। अभी ये 2 स्टेप एक्चुअल में मिला के पूरा एक ही स्टेप है, कौन सा वाला? हाँ, कौन सा वाला स्टेप? अभी तो इतना ही बनाया हमने, कहाँ गया? हाँ, ये वाला। अभी तो हमने सिर्फ यही 2 बनाया है, अभी तो एक्सेस वाला स्टेप बाकी है। अब जब हम लोग स्टेप नंबर 3 लिखेंगे, तो वहां पे हम लिखेंगे व्हेन एक्सेस ऑफ HI इज यूज्ड। स्टेप नंबर 3, व्हेन excess of HI is used, alcohol gets converted into alkyl iodide। समझा क्या? अल्कोहल भी क्या कन्वर्ट हो जाएगा, अल्काइल आयोडाइड बन जाएगा। तो अब अल्कोहल से स्टार्ट करेंगे वापस, और जो एक्सेस ऑफ HI हम बोलते हैं, तो सेकेंड मॉलिक्यूल HI का यहाँ पे ऐड करना है। अब ध्यान दो, इधर वापस से प्रोटोनेशन होएगा फिर से, मतलब कि ये ऑक्सीजन यहाँ से H प्लस लेगा, ये आपका लिविंग ग्रुप गया,
ये वापस प्रोटोनेट होगा। प्रोटोनेट होने के बाद हमको मिलेगा CH3 CH2O H H लोन पेयर प्लस, और उसके साथ क्या, I माइनस। अब इसको अलग स्टेप में नहीं लिखना है, इधर ही बता रहा हूं मैं। अब ये जो I माइनस है, ये I माइनस जो है इस कार्बन पे अटैक करेगा और यहां से निकलेगा वाटर। वाटर निकला था सेकेंड स्टेप में, तो ये वाटर निकल गया, आयोडाइड इस पे अटैक करेगा, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या आएगा, CH3 CH2I प्लस H2O। ये है इसका मैकेनिज्म, ऐसे होता है ये। हाँ करना है, ये वाला स्टेप दिखाना है, और ये लिखना भी है, व्हेन एक्सेस ऑफ HI यूज्ड अल्कोहल गेट्स कन्वर्टेड इनटू अल्काइल आयोडाइड। ठीक है, क्योंकि वो दो स्टेप मिला के, जो स्टार्टिंग के जो दो स्टेप लिखा है वो एक्चुअली सिर्फ इतना ही बता रहा है कि एक अल्काइल हैलाइड और एक अल्कोहल बन रहा है, बट जो सेकंड अल्कोहल का जो आगे फर्दर रिएक्शन है वो स्टेप नंबर 3 में, और इसको अलग से और दो बार नहीं करने का है, एक ही स्टेप में पूरा रिएक्शन लिखना है। ये लास्ट मैकेनिज्म था। टोटल कितने हो गए, 4 या 5, 5 हो गए शायद। क्या बोल रहा था? अच्छा, मेरे को बताना अभी लेक्चर बता। वो मैं देखा, मैं कब से देख रहा हूँ, नया बोल ना, कुछ नया देखा है तो बोल सर, आज कुछ नया देखा जो पहले कभी नहीं देखा था। हो गया लिख के? अभी ये वाला देखो, ये भी नीट और सीईटी का क्वेश्चन है। इस वाले एग्जाम्पल को बोलते हैं हम लोग अल्काइल अराइल ईथर्स, जो कि एक्चुअल में एनिसोल वाला एग्जाम्पल है। अब इसको मैं अलग से इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि जैसा मैंने बताया था कि इधर पे कौन सा बॉन्ड ब्रेक होता है। हाँ, तो अगर हम इसमें HI ऐड करेंगे तो ये याद रखना, ये ऑप्शन ऑलरेडी एग्जाम में कैसे आया था क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में ना ऑप्शंस के आंसर लिखे हुए थे, मतलब जो इधर बनने वाला है वो ऑप्शन में लिखा हुआ था। अब अगर हमने ये वाला बॉन्ड ब्रेक किया है तो हमने सही किया है, क्योंकि ये बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है। ये बॉन्ड टूटा तो ये इसको यहां से प्रोटोनेट हो जाएगा, तो पहला प्रोडक्ट तो फेनॉल आएगा, और फेनॉल के साथ क्या आएगा, हाँ तो फेनॉल के साथ आएगा आयोडो मीथेन। लेकिन ऑप्शन में एक और प्रोडक्ट लिखा था, आयोडोबेंजीन एंड मिथेनॉल, और ये तब बनेगा जब तुम ये वाला बॉन्ड ब्रेक करोगे, जो कि गलत है। ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होएगा, यही बॉन्ड ब्रेक करना है। तो इसका आंसर फेनॉल और उसके साथ आयोडोमीथेन है, एंड दिस इज एनिसोल। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये नीट में भी आया है, सीईटी में भी आया है। हो गया? चलो लास्ट टॉपिक है अभी इसका, इलेक्ट्रोफिलिक
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अभी ये तीसरी बार रिपीट हो रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। एरोमेटिक रिंग पे इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट करना है। और यहाँ पे 3 रिएक्शन है जो प्रीवियस चैप्टर में थे, हेलोजिनेशन, फिडेल क्राफ्ट रिएक्शन एंड नाइट्रेशन। अब वो करने के लिए पहले देखना पड़ेगा कि जो ईथर है, यही एनिसोल की बात होगी अभी यहाँ पे, जो एनिसोल है ये कौन से पोजीशंस पे इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट करवाता है। जैसे हमने पढ़ा था क्लोरोबेंजीन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, फेनॉल ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। वो कहाँ से पता चलता है? रेजोनेंस से पता चलता है। अभी यहाँ पे भी रेजोनेंस होने वाला है, तो पहले रेजोनेंस चेक करते हैं इनका। तो हम लोग को यहाँ पे बेंजीन रिंग पे मैं मिथाइल के जगह पे आर लिख रहा हूं, आर अल्काइल ग्रुप। अभी सुनो इधर, रेजोनेंस क्या बोलता है कि ये जो ग्रुप है ना ओ आर, ये एक प्लस आर ग्रुप है, मतलब पॉजिटिव रेजोनेंस ग्रुप है। पॉजिटिव रेजोनेंस मतलब ये लोन पेयर देगा इधर, और ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। अब इसके आगे रेजोनेंस स्टार्ट होगा, तो यहां पे आएगा पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। दिख रहा है क्या? डबल बॉन्ड कैरेक्टर समझा? इसलिए मैंने बोला था ये बॉन्ड नहीं तोड़ना है अपने को, ये वाला बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। अब यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज, फिर इधर कॉन्जुगेशन है वापस से, देन नेक्स्ट स्ट्रक्चर आएगा, पैरा पे नेगेटिव चार्ज आएगा, डबल बॉन्ड ओ आर, फिर ये इलेक्ट्रॉन अंदर शिफ्ट होगा। यहाँ आएगा नेगेटिव चार्ज, और लास्ट में तो इसमें हमको पता चलना चाहिए अब तक कि ये कौन सा ग्रुप है। अगर ये 3 स्ट्रक्चर को देखें तो नेगेटिव चार्ज कहाँ पे घूम रहा है? ऑर्थो और पैरा पे। इसका मतलब यहां से क्लियर हो गया कि ये जो ओ आर ग्रुप है, ओ आर ग्रुप मतलब अल्कोक्सी ग्रुप, अल्कोक्सी ग्रुप, ये एक तो पहले तो एक्टिवेटिंग बोला जाएगा इसको, क्योंकि वो अपना लोन पेयर बेंजीन को दे रहा है, तो बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई। और दूसरा उसके साथ साथ वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, मतलब इस वाले रिएक्शंस में भी मुझे एक नहीं 2 प्रोडक्ट मिलेंगे, 2 मिलेंगे गधों। ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एंड पैरा सब्स्टिट्यूटेड, तो ये भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग निकला। तो अब तक अपन ने जो 3 फंक्शनल ग्रुप पढ़े, क्लोरोबेंजीन, फिनॉल एंड एनिसोल, इथर है ये सब ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। अभी तक मेटा डायरेक्टिंग आया नहीं, अगले चैप्टर में सारे मेटा डायरेक्टिंग है। अब जिनको यही नहीं याद रहेगा ना कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग कौन है, मेटा डायरेक्टिंग कौन है, तो वो कहीं भी सब्स्टिट्यूशन करवा के आएंगे, उनकी मर्जी चलेगी तो कहीं भी डाल देंगे कौन से भी ग्रुप को। तो ये तो याद होना चाहिए क्लियरली कि अगर बेंजीन पे हैलोजन आ गया और हैलोजन का सब्स्टिट्यूशन करवाना इलेक्ट्रोफिलिक, जैसे क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, ये सब ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग है। फेनॉल ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग है। और अभी आ गया ईथर, मेटा डायरेक्टिंग अभी तक पढ़ाया नहीं है, अभी आएगा वो। सिक्स 15 को एंट्रेंस का लेक्चर स्टार्ट होएगा एग्जैक्टली 6:15 बजे। तो हो गया, अभी 3 रिएक्शन ही तो बचे। 6:15 के पहले अगर छूट गया जल्दी तो ब्रेक, नहीं तो 6:15 को स्टार्ट होएगा। क्या हुआ, डाउट है? मॉडल बहुत लोग के पास नहीं है।
किसकी किसके पास मॉड्यूल नहीं है? तुम्हारे पास नहीं है? और भी कोई तो आया था मॉड्यूल के लिए, नहीं है? ठीक है, अभी क्या करेंगे, वो आएगा तो मिल जाएगा, अभी तक आया नहीं है। वो तो है ही नहीं ना, ऑर्डर दिया था, क्योंकि अभी लास्ट ईयर में जितने लोग थे उनके पास है। हैलोजिनेशन, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं ब्रोमिनेशन। अब हम लोग ने ब्रोमिनेशन फेनॉल में भी किया है, फेनॉल का ब्रोमिनेशन किया है हमने, लास्ट टू लास्ट लेक्चर में किया है शायद। वैसे ही अब यहाँ पे भी ब्रोमिनेशन होगा, और इसमें हम लोग को स्टार्टिंग एनिसोल से करना है। OCH3 लेना है बेंजीन के ऊपर, मिथॉक्सी ग्रुप, और यहाँ पे तो ब्रोमीन लिखना ही है, बट यहाँ पे सॉल्वेंट वाटर नहीं है, एसिटिक एसिड है। इसको बोलते हैं ब्रोमीन इन एसिडिक एसिड। और इसके बाद ब्रोमीन का सब्स्टिट्यूशन एक बार ऑर्थो पोजीशन पे और फिर एक बार पैरा पे, और बाय प्रोडक्ट है ना यहाँ पे HBr आएगा। सो दिस इज एनिसोल, और एसिटिक एसिड यहाँ पे सॉल्वेंट है। एसिडिक एसिड इज अ सॉल्वेंट, लो पोलैरिटी, ये भी पोलर सॉल्वेंट ही है। और यहाँ पे नाम आएगा 2 ब्रोमो एनिसोल, या ऑर्थो ब्रोमो एनिसोल भी लिख सकते हैं इसको, और ये आएगा 4 ब्रोमो एनिसोल, जिसको पैरा ब्रोमो एनिसोल लिख सकते हैं। और इनमें से पैरा वाला जो है वो मेजर प्रोडक्ट होगा बिकॉज ऑफ लेस स्टेरिक रिपल्शन, और ऑर्थो वाला माइनर प्रोडक्ट होगा। तो ये पहला रिएक्शन है। अब फेनॉल में मैंने ब्रोमिनेशन 2 अलग अलग कंडीशन में सिखाया था। एक मैंने सिखाया था विद ब्रोमीन वाटर, जिसमें बनता है 2,4,6 ट्राइब्रोमोफेनॉल, और एक में मैंने बताया था ब्रोमीन विद कार्बन डाइसल्फाइड। जो कार्बन डाइसल्फाइड था वो लो पोलैरिटी वाला सॉल्वेंट था, इसलिए यहाँ पे भी हमने एसिडिक एसिड को यूज किया है, जो कि लो पोलैरिटी वाला सॉल्वेंट है, जिससे सब्स्टिट्यूशन लिमिटेड कंट्रोल मैनर में हो रहा है, मतलब एक बार ऑर्थो और एक बार पैरा पे। ओके, नेक्स्ट है इसके बाद फिडल क्राफ्ट। अब फ्रिडल क्राफ्ट में एक नहीं 2 रिएक्शन होते हैं। हाँ, अब ये सब ऐसे ही रिपीट होने वाला है बार बार। फिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में हम लोग अगर अल्काइल ग्रुप को सब्स्टिट्यूट करना चाहते हैं बेंजीन रिंग पे, तो हम लोग को अल्काइल हैलाइड ऐड करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे स्टार्ट होगा वापस से एनिसोल से, और उसमें हम अल्काइल हैलाइड ऐड करेंगे। अगर मान लो मुझे मिथाइल ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन करवाना है, तो मुझे यहाँ पे ऐड करना है मिथाइल, और आगे कोई भी हैलोजन ले लो, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल आयोडाइड, कोई भी चलेगा। और इसका कैटलिस्ट तो फिक्स है, एनहाइड्रस AlCl3। तो अल्काइल ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन ऑर्थो और पैरा पे, तो ये आपको मिलेगा ऑर्थो पे CH3, और पैरा पे CH3 और HCl बाय प्रोडक्ट होगा। अभी यहाँ पे नेमिंग पे ध्यान दो, सुनो इधर, क्योंकि ईथर एक लो प्रायोरिटी ग्रुप है, मैंने पहले भी बोला है, तो अल्काइल ग्रुप को फर्स्ट पोजीशन मिलेगा यहाँ पे, तो इसका नाम हो जाएगा 2-मिथॉक्सीटोल्वीन, 2-मिथॉक्सीटोल्वीन, और इसका नाम हो जाएगा 4-मिथॉक्सीटोल्वीन। और इसमें से मेजर कौन सा है?
पैरा वाला 4 methoxytoluene, and this is chloromethanes. अगर मुझे इथाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूट करने हैं यहाँ पे बेंजीन रिंग के ऊपर, तो मुझे यहाँ पे इथाइल लेना पड़ेगा, कोई भी अल्काइल ग्रुप. मिथाइल अगर सब्स्टिट्यूट करवाना है तो मिथाइल लिया, इथाइल चाहिए तो यहाँ पे इथाइल क्लोराइड या इथाइल ब्रोमाइड कुछ भी ले सकते हैं. ये हो गया फिडेलक्राफ्ट अल्काइलेशन. अभी असाइलेशन करना है. असाइलेशन में कौन सा ग्रुप सब्स्टिट्यूट होता है? नहीं, ग्रुप का नाम क्या है? एसिटाइल ग्रुप क्या है? उसकी शक्ल क्या है? हाँ, बाकी पब्लिक को तो पता ही नहीं क्या चल रहा है. ऑर्गेनिक कभी घर पे पढ़ते ही नहीं है ना, साल खत्म हो जाएगा इसी. पच्चीस मार्क का ऑर्गेनिक स्किप करने का इरादा है लगता है लोगों का. 25 मार्क्स एकदम डेयरिंग पे है ना. 70 में से 25 निकाल दो. हाँ, 70 मार्क्स का पेपर है. 70 में से 25 अगर गया तो 45 बचा, और 45 में से ना 40 भी नहीं आएगा, क्योंकि थियरी और न्यूमेरिकल है ना. न्यूमेरिकल भी नहीं आता. 17 मार्क्स, 16 से 17 मार्क्स. कौन है रे ये? शाम को क्या तेरे को कॉन्ट्रैक्ट है क्या? हाँ, जाने वाला है. तुम सब ने ना अपना फ्यूचर डिसाइड कर लिया है ना. तूने भी सोच लिया है. तो लैपटॉप क्यों लेके घूमता है? म्यूजिक बनाता है उस पर. ओके, असाइलेशन में ये वाला रिएजेंट मैंने बताया था. अब ये रिएजेंट में से जो असाइल ग्रुप है वो ये वाला है. दिस इज इलेक्ट्रोफाइल. ये वाला सब्स्टिट्यूशन होएगा ऑर्थो और पैरा पे. C डबल बॉन्ड O CH3, और फिर ऐसा ही सब्स्टिट्यूशन पैरा पे भी होएगा. C डबल बॉन्ड O और बाय प्रोडक्ट HCl आएगा. इसका नाम भी मैं बता चुका हूं पहले. ये कीटोन है, इसका नाम एसिटोफिनोन होता है. तो इट इज 2 मेथॉक्सी एसिटोफिनोन. कीटोन की प्रायोरिटी ईथर से ज्यादा होती है, और इसका नाम 4 मिथॉक्सी एसिटोफिनोन. एसिटोफिनोन के लिए मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि बेंजीन पे COCH3 दिखा मतलब वो एसिटोफिनोन है. तो ये माइनर है एंड दिस इज मेजर. एंड नेक्स्ट रिएक्शन इज नाइट्रेशन है शायद तीसरा. नाइट्रेशन अभी ये भी तीसरी बार रिपीट हो रहा है. हम लोग ने नाइट्रेशन क्लोरोबेंजीन का भी किया है, फिर उसके बाद फेनॉल का नाइट्रेशन किया है. अभी ये ईथर का नाइट्रेशन है. नाइट्रेशन में NO2 ग्रुप सब्स्टिट्यूट होता है और उसके लिए नाइट्रेटिंग मिक्सचर चाहिए. हाँ, तो यहाँ पे एनिसोल, उसमें HO नाइट्रेटिंग मिक्सचर
HNO3 and H2SO4 का मिक्सचर चाहिए। अब यहां से इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा, ये वाला ऑर्थो और पैरा पे सब्स्टिट्यूट होगा। मुंह बंद करके लिखो ना। इसका नाम आएगा 2-नाइट्रोएनिसोल। अरे कौन है रे भाई? वाटर बाय प्रोडक्ट है। हाँ? 2 मार्क्स के लिए तो आता है 4 पॉइंट कम से कम। इधर पे ये वाला मेजर है, ईथर नाइट्रो के पहले आता है, नाइट्रो लास्ट है। तो यहाँ पे ऑर्गेनिक का और एक चैप्टर खत्म हो गया। वो टेक्स्ट बुक था ना किसी के पास? बताओ जरा। हाँ रे भाई, पढ़ा रहा हूँ। एग्नल में ऐसा बोलेंगे तो क्या होएगा? एग्नल में कभी बोलने का ऐसा, सर आपने ये स्किप कर दिया। हाँ, नहीं नहीं, उनको बोलने का ना कभी, उनको बोलने का वहाँ जाके बोलने का, सर आपने ये स्किप कर दिया, आपने पढ़ाया नहीं। क्या करते हो लोग? भगा देते हैं। क्या पढ़ाते हैं? अच्छा, कब चैप्टर खत्म होता है तुमको पता चलता है कभी? ओके, इधर ध्यान दो। यूजेस बोर्ड्स में आता है 2 मार्क्स के लिए। मैंने पिछले वाले चैप्टर में भी बोला था हैलोजन डेरिवेटिव का यूजेस। अभी मुंह बंद करो। देखो यहाँ पे है ना, अल्कोहल का उन्होंने 2 ही यूजेस दिया है, उतना ही पढ़ना है क्योंकि उससे ज्यादा आएगा भी नहीं। तो एक तो लिखा है कि मिथाइल अल्कोहल इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट फॉर पेंट्स एंड वार्निशेस। जो पेंट को जब मिक्स करते हैं तो एक लिक्विड मिलता है हार्डवेयर वाले के यहाँ, वो मिथेनॉल होता है। और उसके बाद जो पॉलिशिंग करते हैं वुड के ऊपर, वार्निश बोलते हैं उसको, उसके अंदर भी मिथेनॉल होता है। देन नेक्स्ट लिखा है, मैंने सोल्यूशन चैप्टर में पढ़ाया था, इथाइल अल्कोहल इज यूज्ड एज एंटी फ्रीज एजेंट इन ऑटोमोबाइल रेडिएटर। मैंने बोला था जहाँ पे जिन कंट्रीज में टेम्परेचर काफी लो जाता है तो वहाँ पे पेट्रोल फ्रीज हो सकता है। पेट्रोल को फ्रीज होने से बचाने के लिए उसमें इथेनॉल डालते हैं, जिससे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है, और इसीलिए इथेनॉल को एंटी फ्रीज बोला जाता है। और इथेनॉल भी एक सॉल्वेंट ही है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेज है जो पानी में डिजोल्व नहीं होते, तो उनको डिजोल्व करने के लिए इथेनॉल लगता है। ठीक है। और फेनॉल का जो पहला यूज है, इट इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ फेनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। ये मैं पॉलीमर चैप्टर में पढ़ाऊंगा। ये मटेरियल जो है ना, ये इसको बेकलाइट बोलते हैं, बेकलाइट। ये फेनॉल से बना है, फेनॉल से। इसमें फेनॉल है, अकेला फेनॉल नहीं है, फेनॉल और फॉर्मल्डिहाइड है, तो इसको बेकलाइट बोलते हैं। ये प्लास्टिक का ही एक टाइप है, इट इज अ पॉलीमर। और उसके बाद फेनॉल्स आर यूज एज एन एंटीसेप्टिक। फेनॉल एंटीसेप्टिक है। तो अभी कहाँ कहाँ यूज होता है ये इन्होंने लिखा है कि एयर फ्रेशनर में होता है, डिओड्रेंट, माउथ वॉश, कैलामाइन लोशन, फ्लोर क्लीनर, ये सब में होता है। डेटॉल में भी होता है। डेटॉल में ओएल लिखा है लास्ट में, वो इसलिए लिखा है क्योंकि उसमें फेनॉल है। और ये लास्ट में ना, ये एमसीक्यू में आया है, ये सेम क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछा है। हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जब भी रिएक्शन लिखते हैं, एरो पे ड्राई ईथर लिखते हैं,
वो ड्राई ईथर एक्चुअल में डाई इथाइल ईथर है विच इज अ लिक्विड, वो उसका नाम यहाँ लिखा है, डाई इथाइल ईथर इज यूज एज अ सॉल्वेंट फॉर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ये क्वेश्चन सीईटी में यही आया था कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जो ड्राई इथाइल यूज होता है उसका नाम क्या है, सो डाई इथाइल ईथर है। और ये भी एक सॉल्वेंट है, फैट, वैक्स और ऑयल जो कि पानी में डिजोल्व नहीं होता है, उनको डिजोल्व करने के काम आता है। और पहले मैंने शायद पहले भी बोला था ये कि ईथर्स को एज एन एनेस्थेटिक यूज करते थे, तो यहाँ पे एक ईथर का नाम लिखा है डाईइथाइल ईथर, इट वाज एन एनेस्थेटिक इन सर्जिकल ऑपरेशन, पहले यूज करते थे, अभी यूज नहीं कर रहे उसको।